राधे राधे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे रिवीजन कर रहे होंगे। क्लास में हम लोग फिजिक्स पूरा पढ़ लिए थे। बात रही कि नोट्स को, तो थोड़ा सा नोट्स समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक और क्लास नोट्स दोनों हो चुका है। ये नोट्स भी अपना महत्वपूर्ण ही है, इसे आप देख लीजिएगा तो कम समय में रिवीजन हो जाएगी बातें। ठीक है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के सारे विषय का नोट्स मिल जाएगा। देखिए, हम लोग का चैप्टर पहला है प्रकाश का परिवर्तन, और प्रकाश के परिवर्तन के बारे में यहाँ हम नोट्स में देखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं ना। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्या करता है? सहायता करता है। ये बात आपने याद रखेंगे। जैसे प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो क्या होगा? प्रकाश स्रोत। उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लंटेन, दिया आदि, ये सभी प्रकाश का स्रोत हुए। तो क्या चंद्रमा भी प्रकाश का स्रोत हुआ? तो चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, मालूम नाम से ही चल जाएगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि क्या कहेगा? प्रदीप्त वस्तुएं। आपको सुनने मात्र से याद हो जाएगा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जब जब टाइम मिल रहा है हम आपको ये आधा घंटा का वीडियो देते रहेंगे। अप्रदीप्त, तो वे वस्तुएं जो उत्सर्जित नहीं करती है ना, क्या? प्रकाश। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। हाँ, चंद्रमा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश एक सरल रेखा पर, है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, हाँ, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। प्रकाश का किरण पुंज, तो किरणों के समूह को, ना, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब फैल रहा है। अपसारी मीन्स फैलना। समानांतर किरण पुंज, तो इसमें समानांतर किरणें हैं। और ये है अभिसारी किरण पुंज, तो एक बिंदु पे ये अभिसरित हो रही है, अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज को तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ध्यान रखेंगे, अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उस प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलने, है ना, जो फैलेगा वो कहेंगे अपसारी है। अपसारी, और एक बिंदु पे जब एकत्रित हो तो कहेगा अभिसारी। समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समानांतर हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा नाम वैसा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यह नोट्स आपको कम समय में रिवीजन करने के लिए अच्छा है। वैसे आप क्लास में डिटेल में पढ़ लिए हैं। पारदर्शी पदार्थ, हाँ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से, हाँ, आर पार हो जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि, ये क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी,
आपने पढ़ा है अर्धपारदर्शक, ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पारभासी। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच क्या होगा? पारभासी होगा, पूर्णतः नहीं जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला जाएगा। तेल लगा हुआ कागज, परभासी या अर्धपारदर्शक वही है। रक्त, दूध, चर्म, आंख की पलक इत्यादि ये सब क्या है? परभासी। अपारदर्शी तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट आदि क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने के क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। हाँ, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को, हाँ, ये लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। किरण आरेख तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ये है समतल दर्पण, है ना? ये समतल दर्पण है। हाँ, ये एक प्रकाश की किरण आ रही है जिसे कहते हैं आपतित किरण है, कोण आई। और ये एक बीच में अभिलंब है जिसे नॉर्मल कहते हैं। और यहाँ से रिफ्लेक्शन होके, यहाँ से परिवर्तन होके इधर जा रही है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये कोणाई है, ये कोण आर है, जो कि बराबर होता है कोणाई बराबर कोण आर। आपतित किरण तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे, चित्र आप बना लीजिएगा, है ना? ए और ओ, ए ओ क्या हो गया? ये हो गया आपतित किरण। परावर्तित किरण जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ओ बी यहाँ से ऐसे आई है, यहाँ पे टकरा के ऐसे गई है, ओ बी क्या हो गया? परावर्तित किरण। ये नॉर्मल नॉर्मल बातें लिखा हुआ है, समझ के आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में जो ओ है वो है आपतन बिंदु। अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे चित्र ओ एन, है ना? आपतन कोण, यहाँ से सारा डिफिनेशन आप वहाँ से लिख सकते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोण में एन ओ ए आई, ये आपतन कोण है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आप चित्र बनाए होंगे, उसके अनुसार जो नाम दिए होंगे, तो एन ओ वी बराबर आर। इसके कुछ नियम होते हैं, है ना? नियम क्या होते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये नियम होते हैं, इसे आप ही याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है। यानी कि कोई वस्तु समतल दर्पण में जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। हाँ, जितना ही दूरी पे रहेगा। जैसे आप कभी सैलून में गए हों दाढ़ी बढ़ाने वाला में, तो उसमें भी
तो मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आता है कि दाढ़ी बनाने के किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। लेकिन उसमें भी समतल दर्पण लगा होता है जो बड़ा-बड़ा शीशा जैसा लगा रहता है। जहाँ पे आपको बाल कटवाते वक़्त आपको पीछे कितने चित्र दिखते हैं, है ना? 2 को जब समानांतर लगे रहेगा या ऐसा होगा कि मान लो हम जो वो समतल दर्पण लगा है, अगर उससे हम 10 फीट की दूरी पे बैठे हैं, तो उन्हें पीछे भी 10 फीट की दूरी पर इमेज बनेगा, यानी 10-10 20 फीट हो जाएगा। वही करें कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। आइए कुछ और बातें जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। ठीक है, ये बात। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी कुछ खास नहीं है, चलेंगे आगे। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। साथियों, आप सभी ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ये उपयोगी लगे, यूज़फुल लगे तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। नोट, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये बात को 3 बार जिक्र हो चुका है। ये बात आपको याद भी हो गया होगा, समझा भी दिया गया है।